तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी लेखक थे। अब ये तो पता नहीं कि इसमें ऑप्शन और क्या क्या थे, तो ऑप्शंस की ज़्यादा चिंता करना बेकार है। अगला सवाल देखिए, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला सवाल देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। शायद ये सवाल रहा होगा पूरी तरह से। तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इसकी स्थापना 1905 में पुणे में की गई थी। अगला प्रश्न था एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 से संबंधित। तो इसका आयोजन हुआ था 5 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में सऊदी अरेबिया में, और इसकी विजेता टीम है कतर। कतर ने जापान को हरा करके इस वर्ष खिताब जीता है। तो इसकी विजेता टीम के बारे में ही पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक का संबंध किससे है, ऐसा कोई सवाल था। तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। और यहाँ नोटेबल पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 उनकी पुस्तकें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक त्रिपिटक है, एक विनय पिटक है और एक अधिधम्म पिटक है। अगला प्रश्न डूरंड कप से संबंधित था। शायद ये पूछा गया था कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल आपका ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए था। और साथ ही साथ डूरंड कप के बारे में हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न देखें, तो आने वाले समय में गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासतौर पर बीएड से रिलेटेड, तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। और यूपी बीएड वालों के लिए तो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगले आने वाले वर्षों में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको जो बता रहे हैं वो आपको प्रश्न बन के रूप में मिलने वाले हैं आगे जा कर के। और साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो। सवाल देखिए क्या कहता है अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के लिए किसे मिला, शायद ये रहा होगा सवाल। तो ये मिला है चित्रा मुद्गल को, उनके उपन्यास नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए। क्योंकि ये पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भारतीय भाषाओं में, जिनमें 22 भाषाएं वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, और 2 भाषाएं जिनमें एक इंग्लिश है और दूसरी राजस्थानी। इस तरह से टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, और ये शायद पूछा गया कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था इसका। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, वहाँ पे इसके अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। ये वो ह्यूम जो कि अंग्रेज थे, उनकी इसमें गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये दिसंबर 1885 की बात है। मुंबई के बाद अगले वर्ष जो सम्मेलन हुआ था, सत्र हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुआ था मद्रास में, और उसके नेक्स्ट ईयर हुआ था इलाहाबाद में। उसके बाद फिर से 5वां सत्र जो है मुंबई में हुआ था, 6ठा फिर से कलकत्ता में हुआ था, 7वां फिर से नागपुर में हुआ था, और 8वां वापस इलाहाबाद में। अगला सवाल ग्रैमी अवार्ड से संबंधित था। शायद ये पूछा गया था कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। तो ये सिनेमा और उससे संबंधित क्षेत्रों में दिए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड। अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है। अगला सवाल देखिए, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत से संबंधित था। तो ये पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है, जिसे हम इंग्लिश में TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारी जगह पे एक कारण बनता है किसी न किसी चीज़ का। और जहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर की बात है, तो ऑप्टिकल फाइबर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत तेज़ स्पीड के साथ पहुँचाने में काम करता है। यानी कि टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR सिद्धांत का प्रयोग हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सी जगह पे करते हैं। बहुत सी जगह मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे एंडोस्कोपी में आंतरिक भागों की स्ट्रक्चर का पता लगाना, ये एंडोस्कोपी से ही पॉसिबल है, और इसमें भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मिरेज, जिसे हम कहते हैं मरीचिका राजस्थान की, उसमें भी इसी सिद्धांत का
इस्तेमाल होता है उसका पता लगाने के लिए, जिसमें हम मरीचिका क्या होती है, धोखा लग जाना होता है। जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सी दूरी पर एहसास होता है कि पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, धोखा होता है, तो इसको हम कहते हैं मरीचिका। और इसकी व्याख्या भी इसी सिद्धांत पे की जाती है। इसके अलावा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड यानी कि हीरे का चमकना भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसी प्रकार की मरीचिका ठंडे प्रदेशों में भी होती है, सिर्फ गर्म में नहीं होती, सिर्फ रेगिस्तानों में नहीं होती, ठंडे प्रदेशों में भी होती है। इसके अलावा पेरिस्कोप, बाइनोकुलर्स और प्रिज्म वगैरह में भी इसी सिद्धांत के आधार पर बहुत सी चीज़ों की व्याख्या होती है। अगला सवाल है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। इस ढंग का कोई सवाल था और इसके प्रवर्तक हैं सांख्य दर्शन के गौतम। फिर से इसको सुन लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। इसके अलावा न्याय दर्शन जो कि गौतम जिसके प्रवर्तक हैं, उसका एक ग्रंथ भी है न्याय सूत्र। इसके अलावा एक और दर्शन, 7 दर्शन होते हैं इस तरह से, एक और दर्शन है जिसका नाम है योग। योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय दर्शन के हैं गौतम और योग दर्शन के हैं पतंजलि। अगला सवाल जो कि पद्म श्री पुरस्कारों से संबंधित है, तो पूछा गया कि प्रथम स्त्री कौन थी जिसको पद्म पुरस्कार मिला था। तो पद्म श्री पहली बार सबसे पहले क्या कहना चाहिए महिलाओं में मिला था देविका रानी को, जो कि जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। और फिल्मों से संबंधित एक और बहुत ही बड़ा पुरस्कार यानी कि फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे हम कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पहली बार सबसे पहले देविका रानी को ही मिला था। वैसे इन पुरस्कारों की, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो स्टार्ट हुई है वो 1954 से शुरू हुई है। तो देविका रानी वहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए। अगला सवाल क्रिकेट से संबंधित 200 मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है। तो यह है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। प्रश्नों में अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये सब मेमोरी पेज हैं जो आप जैसे बच्चों से इकट्ठे किए गए हैं प्रश्न। अगला सवाल भारत चीन सीमा का नाम पूछा गया है। तो भारत चीन सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और ऐसे ही पाकिस्तान बॉर्डर से यानी कि तत्कालीन भारत के बॉर्डर से अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कहलाती है डूरंड लाइन। तो फिलहाल तो डूरंड लाइन कहना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला सवाल भी इतिहास से संबंधित है। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे लगाई गई थी। ये लगाई गई थी 1608 में सूरत में। और नहीं, शायद ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री किस मुगल बादशाह की आज्ञा से लगाई थी। तो ये था जहांगीर। 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। जहांगीर के दरबार में वो आया था आगरा में। तो इसका ऑप्शन जहांगीर होना चाहिए। अगला सवाल है भारतीय सिनेमा से संबंधित, और इसमें पूछा गया भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, जिनके नाम के साथ एक पुरस्कार भारतीय सरकार ने शुरू किया था 1969 में, जिसे कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। अगला सवाल है हिंदी साहित्य से संबंधित, और ये व्याकरण से संबंधित है बल्कि साहित्य से नहीं। इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा है इसमें। तो इत्यादि होती है, इत्यादि का संधि विच्छेद जो होता है इति प्लस आदि होता है, और इसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि। अगला प्रश्न ये भी हिंदी व्याकरण से संबंधित है। मनोरथ में संधि का प्रकार पूछा है शायद, तो ये है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए वीर रस का स्थायी भाव पूछा है। तो ये बहुत ही सरल कहना चाहिए प्रश्न है, और वीर रस का भाव होता है, स्थायी भाव होता है उत्साह। इसके अलावा बाकी रसों की अगर हम बात करें तो जैसे हास्य रस है उसका स्थायी भाव होता है हास, करुण रस का होता है शोक, शांत रस का होता है निर्वेद, रौद्र रस का होता है क्रोध। इसके अलावा भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, और वात्सल्य रस का होता है वात्सल्यता। तो ये भी आप नोट करके रखिए, आने वाले किसी एग्जाम में आपको ये बहुत काम आने वाले, अक्सर इन पे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो और कौन कौन से ऑप्शन से ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन किसी ने बताया कि समीर वहाँ था, और समीर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि समीर का मतलब होता है हवा। ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है समीर। अगला प्रश्न देखिए कहता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है वर्णमाला।
अगला प्रश्न भी हिंदी व्याकरण से संबंधित है और इसमें पूछा गया है समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्मधारय, जैसे कि नीलकंठ। अगला प्रश्न क्या कहता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, ये था तो ये हैं जयदेव। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे वो दरबारी कवि थे, किसके, राजा लक्ष्मण सेन के। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में जब सवाल कभी थोड़ा मतलब घूम करके आए तो आप उसको आंसर कर सकें और आपको कहीं कोई प्रश्न ना ढूंढना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो आपको अधिक समय तक ये सब चीज़ें याद रखने में मदद मिलेगी। एक सवाल था आदर्श ग्राम योजना से संबंधित, तो ये सांसदों के लिए लाई गई एक स्कीम थी जिसके तहत सांसद हमारे एमपी जो होते हैं वो किसी गांव को गोद लेते हैं और वहाँ पे विकास कार्यों को प्रायोरिटी के आधार पर कराते हैं। अगला सवाल है भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन है, तो पुनर्जागरण के जनक थे राजा राम मोहन राय, जो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में नायक के रूप में उभरे। इंग्लिश में पुनर्जागरण को हम कहते हैं रेनेसा, तो फादर ऑफ रेनेसा कौन कहलाते हैं, राजा राम मोहन राय। उन्हें राजा की उपाधि दी थी उस समय मुगल बादशाह अकबर ने, जिसे हम अकबर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा 28 नंबर सवाल क्या कहता है, WTO का मुख्यालय पूछा है इसमें, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1995 के बाद गैट का नया नाम WTO पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले ये कहलाता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सॉरी। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर होना चाहिए था जेनेवा। अगला प्रश्न देखें, दो राष्ट्र जो यूनेस्को से इस वर्ष अलग हुए हैं वो कौन कौन से दो राष्ट्र ये हैं, ये पूछा गया था। तो ये दो राष्ट्र थे इजराइल और अमेरिका। अगला प्रश्न देखें क्या कहा गया था, ये पूछा गया था बिहारी की सतसई की भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है अवधी। अगला सवाल था बिहू संबंधित है, तो बिहू असम से संबंधित है, राज्यों के नाम वहाँ पे दिए गए थे तो असम आपका सही आंसर होगा। असम वहाँ का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। अगला प्रश्न जो कि साइंस से है, पेनिसिलिन के आविष्कारक पूछे गए हैं, तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन होता क्या है, पेनिसिलिन होता है एक प्रतिजैविक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक्स। इनमें सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और ये बनती कहाँ से है, ये बैक्टीरिया से ही बनती हैं, चूँकि हम इंग्लिश नाम से जानते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर। गणतंत्र दिवस 2019 के अतिथि कौन थे, इस पर सवाल आया था, तो ये थे साइरिल रामाफोसा। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये थे KSA, किंगडम ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इंटक की स्थापना या एटक की स्थापना से संबंधित था। अगर इंटक की स्थापना से संबंधित था तो 3 मई 1947 आपका ऑप्शन होना चाहिए था, और अगर एटक की स्थापना से संबंधित था तो ये 31 अक्टूबर 1920 ऑप्शन होगा। तो बहरहाल एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता सकें। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगले प्रश्न में रक्षा मंत्री पूछे गए थे, अटल बिहारी मंत्रिमंडल में कौन रक्षा मंत्री थे, ऐसा कुछ सवाल था। तो ये थे जॉर्ज फर्नांडीज, जो कि जनता दल के जाने माने नेता थे और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर ग्लैंड से संबंधित है। मास्टर ग्लैंड मतलब कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, ये पूछा गया था। तो ये कहलाती है पीयूष ग्रंथि, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात आती है कि आखिर मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है, तो ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाती है क्योंकि ये शरीर की सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल रखती है। इसके अलावा पिनियल बॉडी भी एक ग्रंथि होती है जो कि ब्रेन में होती है, ये खुद मास्टर ग्लैंड भी हमारी ब्रेन में ही होती है। और एक और इसकी विशेषता है कि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है, तो ये ग्रेट हिमालय कहलाती है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी। वैसे हिमालय जो है वो सबसे नए पर्वतों में से एक है, हिंदुस्तान में ये सबसे नया पर्वत है, अभी बन ही रहा है। और अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय में भारत की क्या संसार की 3
सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें आपका माउंट एवरेस्ट है और आपका K2 जिसे हम कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या अगस्त्य नारविन, और इसके अलावा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है वो भी इसी श्रेणी में आती है। अगर सवाल आया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये होगी अरावली, ठीक है। लेकिन अगर हिमालय की पूछी है तो आएगा ग्रेट हिमालय। क्लियर है आपको? क्योंकि सवाल में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो आंसर उसी हिसाब से बदल जाएगा, जैसा सवाल होगा वैसा ही आंसर। अगला सवाल था गारो हिल से संबंधित। तो गारो हिल से हमारी मेघालय में, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो मछली उत्पादन आपका सही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए पूछा गया है भारतीय संविधान से, और यहाँ पर पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो ये थे डॉक्टर श्रीनारायण सिन्हा। और अगर स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया होता तो इसका आंसर होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 3 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पॉइंट हैं, इनके तीनों का आंसर हमने आपको बता दिए। और आप इसको नोट करिए और अकॉर्डिंगली आंसर मैच करिए, और भविष्य में भी कभी कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल पूछा गया है पद्मश्री पुरस्कारों से संबंधित कि ये कब प्रारंभ हुए, तो ये 1954 में पहली बार प्रारंभ हुए थे। और हमें पता है कि 1955 में सबसे पहली महिला जिनको ये मिला था वो थी देविका रानी। अगला प्रश्न घूमर नृत्य से पूछा गया कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु, तो ये धातु होती है पारा, जिसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, यानी कि इसका सिंबल, इसका संकेत Hg होता है, H कैपिटल और G स्मॉल। इसके अलावा अगर द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु पूछी जाती तो हमारा आंसर होता ब्रोमीन, Br जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि खेल से संबंधित है, इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम एक चलाती है भारत सरकार, उससे संबंधित था ये। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था इसका पता नहीं चल पाया, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज़, या किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।